चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चार प्रॉपर्टीज मैंने फोर प्रॉपर्टीज बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। इन फोर को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और इन फोर को डिस्कस करते हुए इनको वेरीफाई करने के लिए हमें किसी भी एक एग्जाम्पल को लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या जो कहा गया है वो सच है या नहीं। कैसे उसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो जहाँ पर भी हमें ज़रूरत लगेगी उसके लिए एक डिटरमिनेंट लगेगा हमें, कोई भी रैंडम डिटरमिनेंट जिसके अंदर के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने पहले एक डिटरमिनेंट ले रखा है, उसका वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -6 आता है कि नहीं आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये तो कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। जो चीज़ें पता है उसका टाइम हमें बचाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अब इसके अंदर कहा क्या गया है ये बताता हूं, क्योंकि देखिए इन सारी प्रॉपर्टीज का वर्डिंग कुछ इस प्रकार से है, अगर उसको डिटेल में नहीं बताया गया तो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हो तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के अंदर चेंज नहीं होता। अब ये गजब की प्रॉपर्टी है, आप समझ लो इस बात को। जैसे इस एग्जांपल में मैंने जो डिटरमिनेंट लिखा है इसका वैल्यू -6 आ रहा है। अब आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब इनका कहना है कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट में ये जो पहला रो है उसको मैं पहला कॉलम बना दूं, जो सेकंड रो है उसको मैं सेकंड कॉलम बना दूं, और जो थर्ड रो है उसको मैं थर्ड कॉलम बना दूं, या फिर जो पहला कॉलम है उसको पहला रो बना दूं, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना दूं, और थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो बना दूं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। पहली चीज करेंगे क्या कि सारे रोज को कॉलम में लिख देंगे। जैसे D1 डिटरमिनेंट बोलता हूं मैं, देखते हैं। तो पहला रो 2 3 4 है, उसको मैं पहला कॉलम लिख देता हूं, उसको एज अ फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है उसको मैं क्या करता हूं, पहला कॉलम सेकंड कॉलम लिख देता हूं। ठीक है। अब थर्ड रो है उसको मैं थर्ड कॉलम लिख देता हूं। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दिया। उन्होंने क्या कहा था, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब क्या इंटरचेंज हो गया, रोज के साथ कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे पहला कॉलम मैंने सॉरी पहला रो मैंने पहला कॉलम बना दिया, उसके साथ ही पहला कॉलम अपने आप पहला रो बन गया। समझ रहे हो बात को। जैसे मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, अपने आप सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो बन गया। ठीक है। तो क्या इसका भी वैल्यू -6 आता है, चेक करेंगे। फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। सो 2 4 3 12 -10। ठीक है। -1 12 -20 +3 2 3 6 -12। सो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 2 4, यहाँ पर भी 2 बचेगा तो -2, और यहाँ पर बचेगा -6 दैट इज -18। तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर -8 बचेगा, 18 कैसे। ठीक है। तो ये प्लस बन जाएगा, 12 -20 -8 -8 इंटू -1 +8 बन जाएगा। और ये 12 -2 2 बचेगा, 2 2 4। सो 8 + 4 12 12 -18 बनेगा -6। देख रहे हो आप, सेम आ गया। तो समझ गए प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को लग सकता है कि इसके अंदर हमारा ये इस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा। तो कभी कभार एग्जाम्पल में सॉल्व करते वक्त ऐसी प्रॉपर्टी काम में आती है हमारे। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना कि अगर आप रोज को कॉलम बना देते हो या फिर कहो, देखो जैसे आप रोज को कॉलम बना देते हो अपने आप कॉलम भी रोज बन जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया तो अपने आप फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया। देख रहे हो, 2 3 4 2 3 4 बन गया। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि पहला कॉलम जो है वो पहला रो ही बनेगा। मतलब रोज और कॉलम इंटरचेंज करना है तो कुछ भी कहीं पर भी लिखेंगे तो ऐसे नहीं जमेगा। या तो पहले कॉलम को एज अ फर्स्ट रो लिखो या फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम रखना है। समझ में आई बात। या फिर उससे उल्टा, पहले कॉलम को पहला रो बनाओ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाओ, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाओ। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है डिटरमिनेंट का कि जिसके अंदर इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अब इसमें वो बात छुपी हुई है, कहते क्या है, सिर्फ इतना कहते हैं कि इफ
रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब यहां पर ये नहीं कहते कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटरचेंज करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ में, ऐसे, तो इसको ऐसे समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। कोई भी दो रोज या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए, ये यहां पर कहना है। वर्डिंग थोड़ी अजीब दे रखी है, लेकिन मतलब ये होता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज इन बिटवीन, ऐसे कहना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू -6 आता है और अगर मैं इसमें से कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, जैसे मान लीजिए पहले रो को सेकंड रो की जगह लिखता हूं, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह, तो आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू इसके बराबर आएगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। मतलब अगर आप किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज मतलब आपस में जगह बदली कर देते हो, या फिर किन्हीं दो कॉलम्स की आपस में जगह बदली कर देते हो, तो जो नया डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू इसके ऑपोजिट आता है। ठीक है ना, इसका ऑपोजिट मतलब +6 होगा। ठीक है, ऑपोजिट नंबर पता है ना आपको, तो करके देखते हैं। कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे, चलिए सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो को एज इट इज रखते हैं, तो सेकंड रो की जगह थर्ड रो लिख देते हैं और थर्ड रो की जगह फिर सेकंड रो आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला नंबर ब्रैकेट के अंदर आएगा 5 × 2 10 -12, इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट में आएगा 3 × 2 = 6 और ये -4, फिर +4 ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 × 3 = 9 -5, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -4, यहाँ पर मिलेगा -6 और यहाँ पर कितना है ये 8। जी, तो कुछ गलती हो रही है शायद, है ना। 2 आएगा तो 5 × 2 = 10, 3 × 4 = -12, -3 आ रहा है, 3 × 2 = 6, 6 - 4 +4, 3 × 3 = 9 -5। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 × 4 दैट इज 16। ठीक है, तो 16 में से 10 चले गए तो 6 बच गया। आप देख रहे हो, मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो आपका जो नतीजा आया है वो ओरिजिनल वैल्यू के ऑपोजिट नंबर आया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फॉर्म किया जा सकता है, वो उनको एक्सपेक्टेड होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में दे दे, 2 सेकंड में दे दे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन। लेकिन आप अगर वहां पर टाइम ज्यादा दे देते हो तो दूसरे क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, टाइम वहां पर कम मिलेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है, आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और नीचे क्या करेंगे, दो डिटरमिनेंट्स, दो रोज की अदला बदली कर देंगे, टू रोज को आपस में इंटरचेंज करके पूछेंगे कि भैया इसका वैल्यू बता दो। अब आप अगर देख लेते हो कि भैया सेकंड और थर्ड रो को बस इंटरचेंज करके नया डिटरमिनेंट बनाया है, तो आपके पास ऑलरेडी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू है, आप बस उसके ऑपोजिट नंबर को टिक कर देंगे, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो। समझ रहे हो बात को, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि अगर, और इसी प्रकार कॉलम से भी है, मान लीजिए कि आप पहले और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब पहले कॉलम की जगह तीसरा कॉलम एज इट इज रखेंगे और तीसरे की जगह पहला आ जाएगा, तो ये जो चेंज करके नया डिटरमिनेंट है उसका भी वैल्यू इसके ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो नतीजा जो मिलता है डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो वो ऑपोजिट नंबर आता है ओरिजिनल डिटरमिनेंट के। नेक्स्ट है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। ये बहुत गजब का है, ठीक है ना, ये तो पता ही होना चाहिए, ये काफी टाइम सेविंग है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखते हैं तो बात समझ लेना कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। कैसे भी रहने दो, कितना ही बड़ा बड़ा वैल्यू रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही मिलना है। ठीक है बेटा, तो थर्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना। इसके अंदर बताने जैसा कुछ नहीं है, आप कोई भी डिटरमिनेंट ले लो जिसके अंदर दो रोज या दो कॉलम सही है, जैसे मान लीजिए 1 5 7 ले लेता हूँ मैं, फिर 2 3 लिया है, ठीक है, और ये लिया 1 2 3, फिर ये कुछ भी रहने दो। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, बिल्कुल एज इट इज है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना, इसका वैल्यू 0 ही आना है। ठीक है, आप खुद वेरीफाई करके देख सकते हो, आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं वेरिफिकेशन
क्या कहा है, इफ एनी टू रोज, अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स, अब यहाँ पर और इंक्लूसिव होता है, मतलब कई बार ऐसी भी हो सकती है कि दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तब तो जीरो आना ही आना है, ठीक है। तो अगर ऐसे हो जाता है, आइडेंटिकल आ जाती है, तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो याद रह रही है, ठीक है ना, याद रखना है, इसको रिवाइज करते रहना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ये, देखिए, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी एक रो या एक कॉलम की बात हो रही है यहां पर, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant, ऐसा आप लिख सकते हो। देखिए, इन जनरल हमारे दिमाग में क्या आ सकता है कि मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो को या एक कॉलम को चुन लीजिए जिससे आपको एक किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहां पर k दिया हुआ है तो हम इन जनरली इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि दिए हुए डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम को अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए पहले रो की कर देते हैं, तो अगर पहले रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को k से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2k, इसको करेंगे तो 3k और 4k। अब ऑब्वियसली हमें क्या लगेगा कि भैया डिटरमिनेंट चेंज हो चुका है, ठीक है, चेंज तो हुआ है, वैल्यू भी डिफरेंट आएगा, लेकिन वैल्यू आता कैसे है, वैल्यू आता है अगर आपको पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू पता है, जैसे कि हमें यहाँ पर पता है -6, तो नए डिटरमिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो -6 टाइम्स k या फिर k टाइम्स -6, k टाइम्स -6। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है ना, देखने में तो अजीब ही लगता है कि आपने सिर्फ एक वन रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन नतीजा क्या मिला कि पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू उसके k टाइम्स आपको मिला। समझ रहे हो बात को, तो इसको ध्यान में रखना है। और इसका रिवर्स भी आता है काम में। कैसे रिवर्स में, कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक आध रो के अंदर अगर कोई फैक्टर सेम दिख रहा है तो उसको आप कॉमन निकाल के भी बाहर ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो कॉमन निकाल। जैसे मान लीजिए अब इसी रो के अंदर के हर नंबर में है, तो आप के को बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो, के टाइम्स ये डिटरमिनेंट एज इट इज 2 3 4 वगैरह ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम में आती है एग्जांपल सॉल्व करते समय, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो क्या ये सही है, इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये सही है, चलिए देखते हैं। तो अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, क्या ये आएगा ऐसे, देखते हैं। तो आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ आपको। 2k मल्टीप्लाइड बाई 4 3 12 -10 -3k 4 -6 प्लस 4k 5 -9, ठीक है। सो 2k इंटू 2 -3k इंटू -2 प्लस 4k इंटू -4, सो 4k प्लस 6k -16k। तो देखिए बेटा 12 -16 कितना बच रहा है, -4k बच रहा है। तो फिर से गलती कर दी मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर, चलिए फिर से चेक किया जाए। तो 2k ब्रैकेट के अंदर 4 3 12 5 10 -3k ओके, 4 -6 दैट इज -2, तो हाँ ये +6 है k ओके है। 4k 5 -9 तो -16k, फिर यहाँ पर आएगा +6k, तो सही तो है। अच्छा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती कर दिया, 6 + 6 ये 6 + 4 को 12 समझ दिया, तो ये -6 क्या आता है, देखिए मतलब k टाइम्स -6 आ रहा है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उसके सीधा k टाइम्स। तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान में रखनी बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर इसको भी k से मल्टीप्लाई कर देते और इसको भी k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर को कितने k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k इंटू के दैट इज k³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो मतलब आप इंडिविजुअल रो या इंडिविजुअल कॉलम में से जो भी नंबर आप बाहर निकालेंगे, जो भी कॉमन नंबर बाहर निकालेंगे, तो सीधा डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो से आप 2 को कॉमन निकालते हो, सेकंड रो से आप 5 से निकालते हो और थर्ड रो से 3 से निकालते हो, तो सीधा 2 इंटू 5 इंटू 3 बाहर निकलेगा और पूरे डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी हैव सीन। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी भी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज बची है, तो मैं उनको लिख देता हूं, फिर हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है 5th और 6th वाला। 5th प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। कैसे, देखिए, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले लिया था, कौन सा वाला एग्जांपल था वो, डिटरमिनेंट था हमारे पास 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 3 2 एंड 3 5 4। तो क्या कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर कि आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब आप उसके किसी भी रो, किसी भी एक रो या एक कॉलम को क्या लिख सकते हो, इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स है उनको अगर आप सम ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखते हो, तो आगे क्या कह रहे हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। जैसे मान लीजिए इस डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो ले लो, जैसे फर्स्ट रो ले लेते, तो अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, अब ये जो आपका डिटरमिनेंट डी है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। जैसे 2 को कोई भी 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, 1 को 1 + 1, 3 को मैंने लिखा 1 + 2, आप 2 + 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। इसको मैंने लिखा 2 + 2, ठीक है, या फिर 3 + 1 लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी नंबर है उसको आप किन्हीं 2 नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की। जैसे मैंने फर्स्ट रो के लिखा, अब बाकी के 2 रोज को एज इट इज छोड़ देंगे। अब आपके पास ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट ये था, तो आपने उसको एक रो के अंदर के एलिमेंट्स को 2 टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। तो उनका ये कहना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको आप 2 डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे पहला डिटरमिनेंट रहेगा आपका 1 1 3, पहला एलिमेंट लिखिए 1 1 3, और ये दोनों रोज एज इट इज 3 5 4, और इसके अंदर प्लस कीजिए। दूसरा डिटरमिनेंट कौन सा रहेगा, तो सेकंड एलिमेंट्स को लिखिए 1 2 1 1 2 1, और ये एज इट इज। तो ये थोड़ा गजब है ना प्रॉपर्टी, सही लग रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या समझ में आ रहा है आपको कि आप लोग, अब देखिए इस प्रॉपर्टी का काम, इस प्रॉपर्टी को उल्टा ज्यादा यूज किया जा सकता है। कैसे, अगर आपको मान लीजिए ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इनका एडिशन टर्म बाय टर्म नहीं होता, इसको ध्यान में रखना। इस डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे, और फिर वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है और आप देख रहे हो कि दोनों डिटरमिनेंट में 2 रोज सेम दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इन दोनों का एडिशन करके एक ही डिटरमिनेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये 2 रोज, रिमेनिंग रोज या रिमेनिंग 2 कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए। तो अब क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है, -6 है। अब आप लोग पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, दोनों के वैल्यूज का एडिशन कीजिए, वो -6 ही आएगा। ये मैं आपके लिए वेरिफिकेशन छोड़ दे रहा हूँ। तो समझ में आई आपको बात। सेम तरीके से आप कॉलम के लिए कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसी डिटरमिनेंट के अंदर आप चाहो तो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम, किसी भी एक कॉलम को पकड़िए, आप 4 को लिख दीजिए 2 + 2, इसको लिख दीजिए 1 + 1, इसको लिख दीजिए 1 + 3, या फिर 2 + 2 3 + 1, जो मर्जी लिख दीजिए। फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 3 2 1 3 1 3 5 1, ठीक है। आपने इस वाले को थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप प्लस करके पहले 2 कॉलम को एज इट इज लिखेंगे 1 3 3 5, और फिर इसके अंदर का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 2 1 3, बात खत्म। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार की प्रॉपर्टी है ये। अब जाते हैं 6th प्रॉपर्टी की तरफ। ये और गजब करती है प्रॉपर्टी, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिया है, अरे यार मैं बार बार इसी को हटा रहा हूँ। क्या दिया था, 2 3 4 1 3 2 एंड 3 5 4, ठीक है। चलिए
अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और ए कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। अब आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट के अंदर के किसी भी एक रो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर देने के बाद में जो भी नंबर्स मिलेंगे उस नंबर्स को किसी भी जिस रो को मल्टीप्लाई किया उस रो को छोड़ के बाकी किसी भी दो रोज में से किसी भी एक रो के अंदर उसको ऐड करेंगे। सेम आप कॉलम के साथ कर सकते हो। तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा। जैसे क्या कहना चाहते हो वो, जैसे मान लीजिए हम लोग एक नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं जिसके अंदर पहला रो को एज इट इज रखते हैं, दूसरे रो के एलिमेंट्स को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे रो को चेंज नहीं करना है, वैसे ही रखना है। देखिए दूसरे रो को मैं वैसे ही रख रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा हूं मैं, दूसरे रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन होंगे उनको मैं रिस्पेक्टिव टर्म्स में ऐड कर रहा हूं। जैसे दूसरे रो के पहले टर्म को, दूसरे रो के अंदर के पहला जो नंबर है उसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, 1 इंटू के मिलेगा। तो उस के को मैं मान लीजिए थर्ड रो के अंदर ऐड कर देता हूं। आप चाहो तो फर्स्ट रो में भी ऐड कर सकते हो। उनका क्या कहना है, आप किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी नंबर्स आएंगे उनको किसी भी दो में से एक रो के अंदर ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने के से इस रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के से 1 को मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर मिला उसको मैंने थर्ड रो के फर्स्ट नंबर में मैंने ऐड कर दिया। अब सेकंड जो पोजीशन का नंबर है उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k मिलेगा, उस 3k को मैं 5 के अंदर मल्टीप्लाई करूँ। अब ये रिस्पेक्टिव नंबर्स में ऐड करना पड़ेगा, इसका ध्यान में लेना। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। अब इसको के से मल्टीप्लाई करके 2k मिलेगा तो उसको 4 के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब ये कहना है उनका कि इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो -6 आएगा। अब क्योंकि मैंने जनरलाइज किया है तो इसको सॉल्व करके -6 आना चाहिए, क्योंकि के के नंबर कोई के की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। अब यही कॉलम के बारे में भी ट्रू है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कॉलम को, जैसे मान लीजिए इस कॉलम को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ और किसी भी इन दोनों में से एक कॉलम के अंदर उनके टर्म्स को ऐड करता हूँ। जैसे इसको के से मल्टीप्लाई किया तो 4k को मैं मान लीजिए पहले कॉलम में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा 2 + 4k, ठीक है। ये बाकी दोनों भी कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा के से तो 2k मिल रहा है, सो 1 + 2k लिखूंगा। फिर इसको के से मल्टीप्लाई करूँ 4k, फिर 3 + 4k, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी यही आता है। कैसे आता है देखिए। अब मुझे आप बताइए कि इसके पहले हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी देखा था, इसके पहले क्या प्रॉपर्टी देखा था, जो फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम लोग जब किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को अगर सम के फॉर्म में लिखते हैं तो दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इस डिटरमिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 4 1 3 2 और 3 5 4 प्लस लिख सकता हूँ मैं 2 3 4 एज इट इज, 1 3 2 एज इट इज, और ये सेकंड नंबर्स k 3k एंड 2k के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बेटा ये क्या है, ये तो आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, ये डी वाला, ठीक है। तो इसको मैं डी ही लिख देता हूँ प्लस। अब इसके अंदर आप लोग देखिए के से हर नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको आप बाहर ले सकते हो, और तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा 2 3 4 1 3 2, और यहाँ पर के को बाहर लिया तो बचा क्या 1 3 2। अब इस डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज आइडेंटिकल है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का आंसर आएगा 0। तो 0 इंटू के 0 बन जाएगा, मतलब क्या बचा आपके पास, सिर्फ डी बचा। डी मतलब ओरिजिनल डिटरमिनेंट, तो इसका भी वैल्यू वही आया ना। सेम तरीके से आप कॉलम के लिए लिखिए, समझे बात को। तो अगर इस प्रकार का चेंज आप करते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है, बेटा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में आता है सेवंथ प्रॉपर्टी, जिसको कहा जाता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखना, एकदम आसान है। अरे मैंने फिर से हटा दिया इसको, क्या था ये 2 3 4 1 3 2 और 3 5 4। अच्छा अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए पड़ेगा तो ठीक है, फिर भी है ना, तो नहीं पड़ेगा अभी इसका जरूरत, ठीक है। तो अगर आप ये इसकी जगह कोई दूसरा भी एग्जांपल लेते हो तो भी चल जाएगा, इन जनरल भी लेते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा ही देते, इसकी जरूरत है नहीं। तो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, जिसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहा गया है। सेवंथ प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्यों ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहा है देखिए। अब मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है।
या फिर आप A11, A12, A13 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसी मर्जी आप लिख दीजिए। तो लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है लीडिंग या मेन डायगोनल, ठीक है। अब इस लीडिंग या मेन डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट्स है, अगर इनको मैं पॉइंट मान के इनको ज्वाइन कर दूं तो क्या बनता है बेटा? ट्राइंगल बनता है, ठीक है। इसके बिलो भी 3 पॉइंट्स है, 3 नंबर है, इनको अगर मैं पॉइंट मान के ज्वाइन करूं तो भी ट्राइंगल बनता है। तो इसीलिए इसको ट्राइंगल प्रॉपर्टी नाम दिया। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहे हैं वो, कि मेन डायगोनल के ऊपर के अगर एलिमेंट 0 होते हैं और नीचे के कोई भी रहने दो, या फिर जैसे मान लीजिए केस में सीधा बता देता हूं, A11, A22, A33 है, ये मेन डायगोनल है मेरा। अब मान लीजिए कि ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं और नीचे कुछ भी रहेगा, जैसे A21, A31 एंड A32 है। या तो ऐसे हो सकता है, अगर ऐसे होता है मतलब मेन डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं और बाकी कुछ भी नंबर्स रहने दो, तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना है? A11 इंटू A22 इंटू A33। मतलब सिंपल है कि मेन डायगोनल का एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा अगर ऊपर के 0 है। सिमिलर वे से अगर मान लीजिए कि ऊपर के 0 ना होते हुए कायदे में है, मतलब कुछ ना कुछ है, दैट इज A12, A13 और A23, और नीचे के 0 है, तो भी इसका डिटरमिनेंट का आंसर यही आएगा। तो क्या समझे आप कि जब भी मेन डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट 0 होते या फिर नीचे के 3 0 होते, तब ऐसे डिटरमिनेंट को सीधा क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू मेन डायगोनल्स का एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इसका वैल्यू रहेगा। तो इसको कहा जाता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद में एक रिमार्क बोल के ध्यान में रखना सिंपल सा, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एक रो अगर पूरा 0 0 0 है या फिर कोई भी एक कॉलम 0 0 है, तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आना है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो हम लोगों ने रोज को इंटरचेंज करने की बात कही है, कॉलम्स को इंटरचेंज करने की बात कही है, किसी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की बात की है ना। तो इन सबको नोटेशन के तौर पर कैसे लिखा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर आपको 2 रोज को एक्सचेंज करना है, तो ये कैसे लिखा जाता है? पहला रो और सेकंड रो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो बस उनको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, R1 और R2 एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं। कॉलम मान लीजिए C2 और C3 को आपको एक्सचेंज करना है, तो आप C2 और बोथ हेडेड एरोज देंगे और C3 लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी रो को आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो आप सिंपली लिखेंगे के से मल्टीप्लाई कर रहे हो कौन से रो को? सेकंड रो से हो, तो आप लिखेंगे कि R2 चेंजेस टू K टाइम्स R2, मतलब अब R2 चेंज होने वाली है कुछ इस प्रकार से, जिसको हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 2 रो का एडिशन करना है, तो कैसे कर सकते हो आप? R1 प्लस K टाइम्स R2, ऐसा नीचे लिखकर फिर आप वो ऑपरेशन कर सकते हो। मतलब R1 प्लस K टाइम्स R2 ऐड होने जा रहे हैं अपने अपने टर्म्स में, ठीक है। तो मैं एग्जांपल में ये सारी चीज़ें बता दूंगा आपको कि कैसे लिखना है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज देखी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो है एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अभी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। गुड बाय।